नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या क्या प्रावधान हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बारे में शुरुआत करते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये अधिनियमित हुआ था। इसमें जो संशोधन किए गए थे वो परिषद के आकार को सीमित करने के लिए, दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए, दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने, क्या करने के लिए, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने तथा दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने हेतु निम्नलिखित इसमें प्रावधान है। किसमें? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल क्षमता का यह सदस्य, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के कितने 15% से अधिक नहीं होगी। कितना? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात किस संविधान संशोधन में कहा गया है? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है। इस प्रकार से नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य जो है मंत्री बनने के लिए अयोग्य निरर्थक होगा। क्या कहता है कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य जो है यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, क्या ठहराया जाता है? दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य जो है मंत्री बनने के लिए अयोग्य या निरर्थक होगा। अगर दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो मंत्री बनने के लिए क्या रहेगा? अयोग्य या निरर्थक होगा। फिर अगर अब किसी राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या और मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की जो है कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है 12 से कम नहीं होगी। अधिक कितने? 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। तो 12 और 15 के बीच ही रहेगी। तो क्या कहता है? किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15 से अधिक नहीं होगी और किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम जो संख्या है 12 से कम नहीं, 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी। इसी प्रकार से पहले हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं होगी। अब यहाँ क्या कहता है? वो राज्य को लेकर बात करता है। यहाँ पर राज्य को लेकर के बात करता है कि मुख्यमंत्री सहित क्या 15% से अधिक नहीं होगी और 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी। इस बात का इसमें उल्लेख है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो मंत्री बनने के लिए अयोग्य होगा। क्या कहता है ये? कि अगर राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य जो है चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो,
अगर यदि दल बदल के आधार पर आयोग ठहराया जाता है तो मंत्री बनने के लायक नहीं रहेंगे या फिर आयोग ठहराए जाएंगे। इस प्रकार से दल बदल के आधार पर अगर वो आयोग ठहराए जाते हैं तो वह मंत्री बनने के लायक नहीं रहेंगे, अयोग्य होंगे। तो संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर आयोग करार दिया जाता है, अगर संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर आयोग करार दिया जाता है तो वह सदस्य जो है किसी भी राजनीतिक पद में किसी भी लाभ के लिए योग्य नहीं होगा, वो क्या होंगे, अयोग्य माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल किसी भी सदन में जो कोई किसी भी पार्टी के सदस्य हैं और दल बदल के आधार पर वो आयोग करार दिए गए हैं तो वह जो है राजनीतिक पद में किसी भी पद के लिए किसी भी लाभ के लिए जो है योग्य नहीं होंगे, अयोग्य माने जाएंगे। इस प्रकार से 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये बात का उल्लेख किया गया है। आगे है लाभप्रद का मतलब, यहाँ जो राजनीतिक लाभप्रद है उसका मतलब यहाँ पे ये है, राजनीतिक लाभप्रद का मतलब यह है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद, केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए सरकार लोक राजस्व से वेतन या फिर पारिश्रमिक दिया जाता है। तो राजनीतिक लाभप्रद का मतलब क्या हुआ कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए उस सरकार के लोक राजस्व से वेतन या फिर पारिश्रमिक दिया जाता है, वो राजनीतिक लाभप्रद है। और ऐसे दल बदल वाले नेता अगर करार दिए जाते हैं तो उन्हें इन लाभों से वंचित किया जाएगा। फिर है केंद्र अथवा राज्य सरकार पूर्णतः या अंशतः मालिकाना स्वामित्व के अधीन किसी निकाय कार्यालय तथा उसी निकाय द्वारा वेतन अथवा पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, सिवाय कहाँ, जहाँ वेतन या पारिश्रमिक पूरक प्रकृति का हो। अनुच्छेद 361 ये कहता है। इस प्रकार से अगला है हमारा 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 मतलब 1/3 सदस्यों को दल बदल से अयोग्य घोषित होने, कितने 1/3 सदस्यों को दल बदल अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। किसमें, 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। दल बदलुओं को फूट के आधार पर उन्हें कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची ये कहता है कि इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। 10वीं अनुसूची क्या उल्लेख करता है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। और इसमें 52वें जो संविधान संशोधन 1985 है, इसमें इस चीज़ को क्या करता है, उल्लेख करता है। 52वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है, इसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में भी जाना जाता है। सवाल बन सकता है कि दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाने जाने वाला संशोधन कौन सा है, संविधान संशोधन कौन सा है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 है। और अभी बात कर रहा था मैं ये 10वीं अनुसूची, किसका, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में यह है कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया, किससे, दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और इसी 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, 52वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को जोड़ा गया। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, दल बदल विरोधी विधि के रूप में इसको जानते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को। और इसमें
क्या प्रावधान है? इसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्थक या निहारक ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से दूसरी अनुसूची को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? दूसरी अनुसूची को। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में क्या है? इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामलों में निहारक ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। सॉरी, मैंने दूसरी अनुसूची बोला, वो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या कहा है? दल बदल की बात कहता है। इस प्रकार से इसमें अगला है 92वें संविधान संशोधन जो है 2003। तो 92 जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें क्या बात कहा गया है? किन बातों का उल्लेख है? इसमें जो संशोधन है 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जोड़ी गई हैं? वो है पहला बोडो, डोंगरी, मैथिली और चौथा है संथाली। तो 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, जो कि पहली है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इनके साथ ही संवैधानिक रूप से अपने जो अनुसूची में कितने भाषाएं हो गए? 22 भाषाएं हो गए। पहले कितने थे? पहले जो है 14 भाषा, वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं, लेकिन पहले मूल रूप से कितने थे? 14 भाषाएं थे। संविधान में पहले जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं थे वो 14 थे, लेकिन अब जो मूल वर्तमान में हैं वो 22 भाषाएं हैं। और 8वीं अनुसूची के द्वारा जो जोड़ी गई भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब कितने हो गए? 22 हो गए। 14 से बढ़कर के 22 हो गए।